वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल को क्लियर किए हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रश्न वाले फर्स्ट से। ठीक है, प्रश्न वाले फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके गणितीय कथनों की जाँच के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इस चीज़ को तो जानते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है और आप लोगों की इक्वेशन किस तरीके से बनाया जाता है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके क्या कर दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को बेस पे हम लोग इस चीज़ को आगे क्लियर करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत, उत्तर का कारण भी लिखिए। तो बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत, उत्तर का कारण भी बताइए। इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, बताना है भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं। तो पहला दिया गया चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है। ठीक है, पहला दिया गया है, देखिए पहला दिया गया है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश का होता है, जबकि आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है आप लोगों का 360 अंश होता है। तो उत्तर यहाँ पर लिखोगे गलत, चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चतुर्भुज में दो त्रिभुज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। इसलिए चतुर्भुज में दो अंतः कोण बनते हैं, दो अंतः कोण बनते हैं मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में एक विकर्ण होता है जबकि चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। ठीक है, इसलिए 180 अंश मिला करके कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। इसलिए चतुर्भुज के अंतः कोणों के 350 अंश ये क्या है, गलत होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का ये होता है 360 अंश। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में इस चीज़ को लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही तो वही बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन, बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत, उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर का भी क्या लिखना है, कारण भी लिखना है भाई। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग पहला उत्तर को लिख लिए कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है। तो इस चीज़ को गलत करके आप लोगों को लिखना है भाई क्लियर कि चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। चतुर्भुज में दो अंतः कोण बनते हैं, दो अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं मतलब अंत 180 अंश तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, तो पहला चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किसी वास्तविक संख्या x के लिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये सत्य होगा। ये सही होगा आप लोगों का, क्योंकि हम लोग कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं, अगर 0 भी लेंगे तो 0 का वर्ग हो जाएगा। देखिए 0 भी लेंगे तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, जो कि क्या है, 0 का बराबर है। ठीक है, 0 का क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो किसी वास्तविक संख्या x के लिए x स्क्वायर इक्वल देन क्या हो जाएगा, 0, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर के बेस पे आप लोगों को मैं ये चीज़ बताया था कि अगर n इज यहाँ पर x इज बिलोंग कर रहा है आप लोगों का n पर। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बेस सब लोग बताया था कि यदि x बिलोंग कर रहा है n पर नेचुरल नंबर पर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 होता है। ठीक है, उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। तो हमारे पास ये कंटेंट आता है कि अगर x बिलोंग कर रहा है n पर, या फिर x बिलोंग कर रहा है w पर, या फिर x बिलोंग कर रहा है आप लोगों के
एक्स बिलोंग कर रहा है एन पर या एक्स बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू पर, एक्स बिलोंग कर रहा है आई पर या जेड पर, और एक्स बिलोंग कर रहा है आप लोगों के क्यू पर, एक्स बिलोंग कर रहा है आप लोगों के आर पर। तो एक एन रहेगा तो नेचुरल नंबर, एन रहेगा तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। एन रहेगा तो किसके बेसिस पे रहेगा, नेचुरल नंबर, और एक्स रहेगा तो होल नंबर, एन रहेगा तो नेचुरल नंबर, और डब्ल्यू रहेगा तो होल नंबर, आई या जेड रहेगा तो इंटीजर नंबर, और क्यू रहेगा तो रेशनल नंबर, आर रहेगा तो रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो एन इक्वल टू होता है, दूसरा डब्ल्यू, तीसरा आई, चौथा क्यू, पांचवा एस। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। एन हमारे पास क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर। आई क्या होता है, इंटीजर नंबर। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। एस क्या होता है, इरेशनल नंबर। और छठवां नंबर आर क्या होता है, रियल नंबर। आर क्या होता है भाई, तो आर होता है हमारे पास रियल नंबर। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, रियल नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एन को नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को, एन को हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं, और डब्ल्यू को होल नंबर के बेस पे देखते हैं। आई को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, आई को हम लोग इंटीजर नंबर के बेस पे देखते हैं, और क्यू को हम लोग रेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं, एस को इरेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं, आर को हम लोग रियल नंबर के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत। उत्तर का कारण भी लिखिए बोल रहा है। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है। ये तो आप लोगों का गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पर कितने त्रिभुज का निर्माण होता है, दो त्रिभुज का निर्माण होता है, मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो पहला गलत हो गया जिसको सुधार करके लिखा गया है वहाँ पर। दूसरा चीज़ बोला गया है कि किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। सत्य सही, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आप लोगों का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे वह एक के बेस पे देखे, दो के बेस पे देखे, एक का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है, दो का वर्ग करेंगे तो 4 से आएगा जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों के 350 अंश, ये पहला तो आप लोगों का गलत हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि चूँकि त्रिभुज के अंतः कोणों के 180 अंश होता है, और इसलिए चतुर्भुज में दो अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं 180 + 180 = 360 के बेस पे। और किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 सत्य होता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं दो सम संख्या के लिए। दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। उत्तर ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूँकि दो सम संख्या का जोड़ चूँकि दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो तीसरा को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। ठीक है, दो सम संख्याओं का जोड़ के माध्यम से देखते हैं तो दो सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, सम संख्या होता है। तो उत्तर सही, दो सम संख्या का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, तो सही हो जाएगा। दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या क्या होती है, प्राप्त
होती है। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर आप लोगों का जो चतुर्भुज के अंतः कोणों का 350 अंश था वही गलत था, जिसको आप लोगों को सुधार करके लिखना है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। चूँकि चतुर्भुज में दो अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं, इसलिए 180 + 180 = 360 डिग्री के बेस पे, इसलिए आप लोगों का गलत हो जाएगा। उसको सुधार करके ऐसा जो मैं लिखा हूँ स्टेटमेंट वैसे आप लोगों को लिखना है। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x² इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस पे रहेगा, तो ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 0 भी लेते हैं वहाँ पर तो 0 का वर्ग हो जाएगा जो कि 0 के बराबर है, जो कि सत्य है। अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि 0 से बड़ा है। अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए कथन के बेस पे या क्या है, यह सत्य। तीसरा देखते हैं, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। सही है, क्योंकि दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे सम संख्या 2 है और एक 4 है, इसको जोड़ूंगा 4 2 6, ये भी सम संख्या हो गया। एक और 2 और 8 को जोड़ देता हूँ तो 8 9 10, ये भी सम संख्या हो गया। 4 और 6 को जोड़ दिया तो 6 4 10, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। देखिए सम संख्या के बेस पे हो रहा है ना, क्लियर। तो यहाँ से थर्ड नंबर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दो सम संख्या का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्लियर, चाहे 2 + 4 = 6 के बेस पे हो, चाहे 2 + 8 = 10 के बेस पे हो, चाहे 4 + 6 = 10 के बेसिस पे हो। ठीक है, तो थर्ड नंबर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दो सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, सम संख्या होता है। तो उत्तर में लिख सकते हो सही, दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2 + 4 = 6, 2 + 8 = 10 और 4 + 6 = 10 के बेसिस पे हो जाएगा। तो दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। उत्तर के बेस पे देखते हैं, ये आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि दो सम संख्या का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 2 + 4 = 6, 2 + 8 = 10 और 4 + 6 = 10 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। इसको आप लोग सही लिखिएगा, क्योंकि दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर, थर्ड नंबर भी आप लोगों का ये हो गया। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या आता है, फोर्थ नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये गलत है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यहाँ पर लिखिएगा ये गलत गलत, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है। गलत, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। तो इस तरीके से सुधार करके लिखना है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है बोल रहा है, जबकि दो है, क्योंकि दो का केवल 1 और 2 ही है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वही आप लोगों का भाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार करके इस तरीके से लिखना है चौथा नंबर को। ठीक है, कि गलत, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। तो बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही या गलत, उत्तर की जांच कीजिएगा बोल के। तो पहला, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 होता है, तो इस चीज़ को आप लोग गलत करके लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। चूँकि चतुर्भुज में दो अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं 180 डिग्री + 180 डिग्री = 360 डिग्री के बेस पे। और तीसरा, हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, हमारे पास की दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। तो उत्तर में हम लोग इसी चीज़ को लिख सकते हैं सही, जो कि दो सम संख्या का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, कि दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के बेस पे मैं यहाँ पर समझाया हूँ कि सही, चूँकि दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएँ विषम होती है, तो ये भी गलत है, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है। तो इसको चौथा
नंबर को भी आप लोग इस चीज़ को गलत के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला को मैं लिखा था कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है, तो उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखे थे गलत बोल के, चूँकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज में 2 अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं 180 + 180 बोल के इक्वल टू 360 बोल के, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाएगा किसी वास्तविक संख्या x के लिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस पे हो जाएगा, सत्य के बेस पे, तो ये 180 डिग्री + 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। क्या होता है? दो सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है? सम संख्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे सही, दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। चौथा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? विषम होती है। तो उत्तर में हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे गलत, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या के बेस पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से जानते हैं। दो चीज़ हम लोग यहाँ से जानते हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणज होता है और गुणनखंड होता है, इसको यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुणज और गुणनखंड के बेस होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वही भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 4 क्या हो जाएगा? 1 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। देखिए 2 से अधिक है ना, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार 6 का देखेंगे तो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है, इसलिए भी भाज्य संख्या है, ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। गुणज और गुणनखंड के माध्यम से हम लोग दोनों चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के एक लोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो गुणज जो उसी के टेबल में आता है, जो उसी के टेबल में आएगा, जैसे कि 2 है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जो इस चीज़ को देख सकते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। देखिए जो उसी के टेबल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है। ये सारी चीज़ भी आप लोगों के क्या कहलाता है, गुणज के बेस पे कहलाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों के गुणज के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। जो उसी के टेबल में आता है वो आप लोगों का गुणज कहलाता है। और गुणनखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अगर इसके बेस पे देखते हैं, गुणनखंड के बेस पे देखते हैं, तो वह एक से अधिक टेबल में आता है। वह किस किस के टेबल में आता है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, गुणनखंड। जैसे कि 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड देखेंगे तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। उसी प्रकार 10 का देखेंगे तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। तो इसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। जिसका 1 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होता है, उस संख्या को छोड़ करके 2 से अधिक गुणनखंड होता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है तो गलत, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका दो ही गुणनखंड है, देखिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा होता तो ये भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो इसको लिखोगे गलत, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या कहलाती है, जो कि क्या कहलाती है, सम संख्या के बेसिस पे कहलाती है। तो चौथा नंबर को भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर की तरफ हम लोग इस चीज़ को बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को बढ़ेंगे। तो 5वां नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, 3n + 1 इज़ ग्रेटर देन 4, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखोगे, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर n = 1 रखते हैं हम लोग, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर n = अगर 1 रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर है। लेकिन बराबर का निशान नहीं है, ग्रेटर बता रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। n = 1, 3n + 1 = 4, ठीक है, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर यहाँ पर इक्वल रहता ऐसा तो ये सत्य होता, ठीक है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। तो 5वां नंबर को भी गलत लिखिएगा, ठीक है, जो कि 3n + 1 = 4 के बराबर है। यह किसके बराबर है,
4 के बराबर है। तो 5वां नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं 3n+1 इज ग्रेटर देन 4, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या इस बेस पे लिख सकते हैं। तो पहला चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 350 अंश होता है, उस बेस पे आप लोगों को इसको बार बार रिपीट वर्ड में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आए, अच्छे तरीके से माइंड में सेट होते जाए। नहीं तो इसको क्या है 2 मिनट की बात है, एक एक लाइन में इसको आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आप लोग फर्स्ट और सेकेंड को पढ़ना है, फिर फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पढ़ना है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर फोर्थ पढ़ना है। इस तरीके से आपके माइंड में ये क्या होते जाएगा सेट होते जाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों के 350 अंश होता है। तो इसमें आप लोग क्या लिखना है, गलत लिखना है। क्यों गलत लिखना है? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और चूंकि चतुर्भुज में 2 अंतःकोण त्रिभुज बनते हैं 180 + 180 = 360 के बेस पे, इसलिए इसको आप लोगों को गलत लिखना है। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या x के लिए आपको क्या लिखना है, x² इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इसको सत्य लिखना है, चाहे यह 0 के लिए रहे चाहे यह 1 के लिए रहे। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो किसी वास्तविक संख्या x के लिए x² इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तीसरा, 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है, 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। तो इसमें आप लोग लिखोगे सही, 2 सम संख्याओं का जोड़ के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या के बेस पे होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। उत्तर सही, 2 सम संख्या का जोड़ सदैव क्या होता है, सम संख्या ही होता है। तो इसको थर्ड नंबर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है, उत्तर सही। 2 सम संख्या का जोड़ क्या होता है, सदैव सम संख्या होता है। चौथा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। चौथा क्या बोला जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोगों को लिखना है भाई कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को गलत लिखना है भाई। क्यों गलत लिखना है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का 2 एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन जो कि एक सम संख्या कहलाती है, ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्या होता है, गलत हो जाएगा। और उस गलत को आप लोगों को क्या करके लिखना है, सुधार करके लिखना है भाई, ठीक है। उस गलत को क्या करके लिखना है, आप लोगों को सुधार करके लिखना है, ठीक है। तो चौथा में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। तो उत्तर में आप लोगों को लिखना है गलत, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या के बेस पे होता है, ठीक है। तो चौथा नंबर में आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि गलत, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो चौथा नंबर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। पहला, चतुर्भुज के अंतःकोणों के 350 अंश होता है, इस बेस पे आप लोग इस चीज़ को गलत, चूँकि त्रिभुज के अंतःकोणों का 180 अंश होता है। चूँकि चतुर्भुज में 2 अंतःकोण त्रिभुज बनते हैं 180 डिग्री + 180 डिग्री = 360 डिग्री के बेस हो जाएगा। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या x के लिए x² इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के बेस हो जाएगा, जो कि सत्य हो जाएगा, क्योंकि 0² = 0 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। और 1² 1 करेंगे, जो कि 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीसरा, 2 सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। तीसरा में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं कि 2 सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे सही, क्योंकि 2 सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। सही, 2 सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और चौथा में हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। चौथा में हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज़ को कि सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो उत्तर में आप लोगों को लिखना है गलत, क्योंकि ये 2 एक अभाज्य संख्या जो कि एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या होती है वो सम संख्या कहलाती है। 2 विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या स्थित होती है, और 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है, आप लोगों की विषम संख्या कहलाती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को आप लोग गलत लिखिएगा, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, ठीक है। 5वां नंबर 3n+1 इज ग्रेटर देन 4, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। इसको भी आप लोग गलत लिखना है, क्योंकि ठीक है n एक प्राकृतिक संख्या है बोल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर है 1 2 3। अगर n इक्वल टू यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, देखिए 3n+1, तो यहाँ पर 3 ये 1 हो जाएगा +1, 3 1 जो 3 +1 ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 के बराबर, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं बोला है, ग्रेटर बोला है, इसलिए क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्या है, गलत है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे पास ये 5वां नंबर हो गया। अब 6वां नंबर पे देखते हैं। 6वां नंबर में x² इज ग्रेटर देन 0, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है बोल रहा है। x एक वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, रियल नंबर,
रियल नंबर, जो कि ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वास्तविक संख्या बोला है मतलब इसमें जीरो भी आएगा। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो बोला है, तो अगर जीरो का स्क्वायर करूँगा तो ये आप लोगों का जीरो आएगा ना, जो कि जीरो जीरो के बराबर है। लेकिन यहाँ पर बराबर बोला है क्या, नहीं बोला है, केवल ग्रेटर बोला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जीरो भी एक क्या है, वास्तविक संख्या होता है। इसलिए आप लोगों को नंबर सिस्टम को वहाँ पर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत लिख सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो गलत, और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि शून्य शून्य भी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। शून्य भी एक वास्तविक संख्या है, इसलिए जीरो का वर्ग करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो ही आएगा, जो कि जीरो क्या है, बराबर है, जो कि यहाँ पर सर्वथा क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, गलत के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो छठवां नंबर में भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, जहाँ एक्स एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, जहाँ एक्स एक वास्तविक संख्या है, इस बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में क्या लिख सकते हैं, गलत के बेस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है, तो उत्तर के बेस पे आप लोग लिखे हैं कि गलत है, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, और चतुर्भुज में दो अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं, मतलब 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 के बेस हो जाएगा। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या एक्स के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो के बेस हो जाएगा, सत्य सही के बेस हो जाएगा, जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के बेस हो जाएगा। तीसरा, दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, उत्तर सही, दो सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। चौथा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, उत्तर में लिखोगे गलत, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या कहलाता है। पांचवा, 3n+1 इज ग्रेटर देन 4, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गिनती के रूप में उपयुक्त करते हैं, जिसको हम लोग गणना के रूप में उपयुक्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो क्या आता है, नेचुरल नंबर जिसकी काउंटिंग किसने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, जिसकी काउंटिंग किसने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, एक होती है। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, चौथा नंबर में कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होते, उत्तर गलत, चूँकि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है। और पांचवा, 3n+1 इज ग्रेटर देन 4, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, उत्तर गलत, चूँकि n = 1, 3n+1 = 4, n एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। छठवां नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जहाँ x एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, ये सभी अपरमेय संख्या, ये सभी आप लोगों के वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो छठवां नंबर भी आप लोगों का क्या है, गलत है भाई, ठीक है। और सातवां नंबर को देखते हैं, a+b, ए ब्रैकेट में दिया गया a+b+c इक्वल टू a+ ब्रैकेट में b+c टू ऑल a b c इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे, ठीक है। तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सही। सहचार्य नियम का पालन करते हैं। सहचार्य नियम से, किस नियम से हो जाएगा ये आप लोगों का, सहचार्य नियम। क्योंकि सहचार्य नियम में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि अगर a+b+c है तो यहाँ पर हम लोग a को बाहर करके b+c कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर a+c करके b को बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पर a+b करके c को बाहर कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों का सातवां नंबर क्या है, आप लोगों का सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टू ऑल, इसको बोलते हैं टू ऑल, इसको बोलते हैं टू ऑल, ठीक है। इस सिंबल को आप लोग पहचान लीजिएगा, इसको बोला जाता है टू ऑल। तो सातवां नंबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में है a+b
ब्रैकेट बंद है, प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। टू ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू एन के बेस पे है, तो उत्तर में ये हो जाएगा सही। ये भी सहचार्य नियम के बेसिस पे हो जाएगा 7वां नंबर में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी के बेस पे, तो ए प्लस बी प्लस सी के बेस पे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 350 होता है, तो उत्तर में गलत लिखिएगा। क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि चतुर्भुज में 2 अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं 180 + 180 = 360 के बेस पे। दूसरा, किसी वास्तविक संख्या x के लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 सत्य के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या लेंगे तो 0 भी लेंगे तो 0 को वर्ग करेंगे जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 1 2 लेंगे तो आप लोगों का 0 से क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तीसरा, दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है, तो उत्तर सही, क्योंकि दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस में बताया था, जैसे कि 2 को 4 से जोड़ो तो 6 आएगा, 6 को 4 से जोड़ो तो 10 आएगा, 6 को 8 से जोड़ो तो 14 आएगा, जो कि क्या है, सम संख्या है। अब चौथा नंबर को देखिए, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है, तो उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 एक क्या है, सम संख्या, 2 एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है। इस कारण से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चौथा, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है के बेस पे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं गलत, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या है। पाँचवा, 3n + 1 इज ग्रेटर देन 4, जहाँ पर n एक क्या है, प्राकृत संख्या, तो उत्तर में यहाँ पर लिख सकते हो गलत, क्योंकि n = 1 और 3n + 1 = 4 हो जाए, जो कि n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। छठवां नंबर में लिख सकते हैं x² इज ग्रेटर देन 0, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, जहाँ पर x एक क्या है, वास्तविक संख्या। तो ये छठवें नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते जाते हैं भाई कि हमारे पास ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं। x² के बेस पे हमारे पास ये किसके स्क्वायर के बेस पे, x² इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पर x एक वास्तविक संख्या। उत्तर में गलत आ जाएगा, क्योंकि x² इज ग्रेटर देन 0 के बेस पे 0 करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। सातवां नंबर को देखते हैं, a + b ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, टू ऑल ए बी सी इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आप लोग उत्तर सही होगा, क्योंकि सहचार्य नियम का पालन करते हैं। यहाँ से देखते हैं p - q + r इक्वल टू p हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर q - r के बेस हो जाएगा। तो टू ऑल p q r इज बिलोंग्स टू q, रेशनल नंबर पर, यहाँ पर q पर बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए है, तो यहाँ पर ये सहचार्य नियम का पालन नहीं करते हैं, सहचार्य नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, p - q स्मॉल ब्रैकेट प्लस r इक्वल टू p माइनस ब्रैकेट में q + r के बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे तो -q हो जाएगा और -r हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया गया p - q + r है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p - q और ये क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा, जो कि दोनों क्या है, रॉन्ग है। देखिए दोनों इक्वल थोड़ी हैं, दोनों सेम थोड़ी है, नहीं है ना, इस कारण से सहचार्य नियम का पालन नहीं करते, इसलिए गलत है, ठीक है। 8वां 9 नंबर को देखते हैं। अब 9 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, तो 9 नंबर के बेस पे देखते हैं x + y - z इक्वल टू x + y - z के बेस पे। तो यहाँ पर देखिए x + y - z है, यहाँ पर देखते हैं x + y - z, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर सहचार्य नियम का पालन हो रहा है। देखिए टू ऑल x y z इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो ये सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो उत्तर यहाँ पर लिखोगे सही, सहचार्य नियम का पालन करते हैं। ये आप लोगों का सही हो जाएगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये हो गया कि बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है गलत, उत्तर का कारण भी लिखिए। तो फर्स्ट कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिख लिए भाई कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 350 अंश होता है। उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं गलत, चूँकि त्रिभुज के अंतः कोणों की 180 अंश होता है। चूँकि त्रिभुज में 2 अंतः कोण त्रिभुज बनते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री के बेस पे 2 सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। उत्तर के बेस पे सही, 2 सम संख्या का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। चौथा नंबर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो उत्तर में लिख सकते हैं गलत, चूँकि 2 एक अभाज्य संख्या जो कि एक सम संख्या है। पाँचवा 3n+1 इज ग्रेटर देन 4 जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या। उत्तर गलत, क्योंकि n इक्वल टू 1 3n+1 इक्वल टू 4 n एक प्राकृतिक संख्या के बेस हो जाएगा। 6 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं x² इज ग्रेटर देन 0 जहाँ पर x एक वास्तविक संख्या। उत्तर गलत, x² इज ग्रेटर देन 0, 0 भी एक वास्तविक संख्या, 0 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के बेस पे कर सकते हैं। 7वां नंबर हम लोग कर सकते हैं a+b+c इक्वल टू a+b+c के बेस पे कर सकते हैं। टू ऑल ABC इज बिलोंग्स टू n के बेस पे लिख सकते हैं, जो कि सही सहचार्य नियम के बेस पे। 8वां नंबर कर सकते हैं p-q+r इक्वल टू p-q+r के बेस पे। टू ऑल p-q-r इज बिलोंग्स टू r q के बेस पे कर सकते हैं। 9 नंबर कर सकते हैं x+y-z इक्वल टू x+y-z टू ऑल x,y,z इज बिलोंग्स टू r के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग सही हो जाएगा सहचार्य नियम के बेस पे। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, क्लियर होता है इतने में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रश्न अब क्रमांक 2 के बेस पे देखते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, नीचे की सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय एवं परिभाषाएं दी है, इन्हें ध्यान से पढ़ें। पहला, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है, अभिगृहित से पूर्ण हिस्से से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा कथन में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये परिभाषा से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, और त्रिभुज की परिभाषा भी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि भाई देखिए ये सारे कंटेंट आ रहे हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की पहला समबाहु पढ़े थे, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। तो पहला समबाहु के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट रहे। समबाहु मतलब क्या होता है, समान, सम में समान होता है, समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। समद्विबाहु, इसमें क्या होते हैं, दो समान भुजा, दो समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, तो समबाहु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो दो समान भुजा होता है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या त्रिभुज कहलाती है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज, असमान
भुजा ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा असमान अर्थात अलग अलग हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस में देखते हैं हम लोग समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज दो समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। विषम बाहु त्रिभुज असमान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान अर्थात अलग अलग हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज दो समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। और विषम बाहु असमान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान अर्थात अलग अलग हो। तो समबाहु त्रिभुज हो गया, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम बाहु। क्लियर? तो पहला समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु के बेस से हम लोग इस चीज़ को जिक्र करके डिटेलाइज कर दिया मैं इस चीज़ को। ठीक है, तो पहला क्या था, कथन के बेस पे क्वेश्चन भी दिया था कि नीचे की कुछ सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय और परिभाषाएं दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़ें। कथन फर्स्ट में पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है, अभिगृहित ही है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा के माप अलग अलग हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है, परिभाषा से जानते हैं। और कथन थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यदि n एक विषम पूर्णांक संख्या है तो n = 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ पर k कोई पूर्णांक संख्या है। जहाँ पर k क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। परिभाषा के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। कथन 4 के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांग सम होती है। इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं कि भाई सर्वांग समता प्रमेय से जानते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या होती है, बराबर होती है, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होती है। ठीक है, कथन 4 के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं यहाँ पर देखिए अगर ए है बी है, इसके पी और क्यू और आर के संगत भुजाओं के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है। दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांग सम होती है। ठीक है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, ये त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत आता है। त्रिभुज भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर होता है, तो भुजा के आधार पर आप लोगों का समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होती है। दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांग सम होती है। तो दोनों त्रिभुजों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांग सम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग त्रिभुज के बेस पे जान सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे करते हैं। तो कथन 4 स्टेटमेंट 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कथन 5 को देखते हैं, स्टेटमेंट 5 को हम लोग देखते हैं यहाँ से भाई। यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के क्या है, बराबर है, तो
तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इस कथन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। ये अभिक्रियाती होती है। क्लियर। तो नीचे की सूची में कुछ अभिक्रियाती प्रमेय परिभाषाएं दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़ें। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कथन 1 के अनुसार, स्टेटमेंट फर्स्ट के अनुसार पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है, ये अभिक्रियाती होती है। स्टेटमेंट 2 होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो त्रिभुज क्या कहलाती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। परिभाषा के अनुसार से जानते हैं। स्टेटमेंट 3 के बेस पे देखते हैं, यदि n विषम पूर्णांक है तो n = 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ पर k कोई पूर्णांक संख्या परिभाषा के बेस पे। स्टेटमेंट 4 के बेस पे हम लोग देखते हैं, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होती है। ये स्टेटमेंट 4 के बेस पे है कि दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। स्टेटमेंट 5 के बेस में देखते हैं, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है। यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। स्टेटमेंट 5 के बेस पे समबाहु त्रिभुज, समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज, दो समान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। अब विषमबाहु त्रिभुज, असमान भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान अर्थात क्या हो, अलग अलग हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। सेकेंड के अनुसार से जान सकते हैं भाई कि पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। हमारे पास ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है अभिक्रियाती, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। और स्टेटमेंट से थर्ड के बेस पे देखेंगे, यदि n विषम पूर्णांक संख्या तो n = 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ k कोई पूर्णांक संख्या है। स्टेटमेंट 4, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होती है। स्टेटमेंट 5 के बेस पे देख सकते हैं, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है। इसको हम लोग स्टेटमेंट 5 के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। स्टेटमेंट सेकेंड, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। और स्टेटमेंट थर्ड, यदि n विषम पूर्णांक संख्या तो n = 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ k कोई पूर्णांक है। परिभाषा स्टेटमेंट 4, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और स्टेटमेंट 5, यदि कोई दो वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है। यह अभिक्रियाती स्टेटमेंट 5 के बेस हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ से कि ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए जानकारियों के लिए संभव निष्कर्ष निकालिए। तो पहला के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, इसका उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेंगे। तो पहला दिया गया है त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ में त्रिभुज RST बना देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज हम लोग, ये R है, ये S है, ये T है, और त्रिभुज XYZ, ये X है, ये Y है, ये Z है। अब बोला जा रहा है कि RS = XY, RS = XY, ठीक, और ST = YZ, ठीक, और TR है आप लोगों का XZ। ये देखिए, तो यह कथन 4 के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज RST सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ। जी बिल्कुल, कथन 4 के अनुसार से यह क्या है, आप लोगों का सत्य है यहाँ पर कि त्रिभुज RST सर्वांग सम होगा त्रिभुज XYZ के, क्योंकि त्रिभुज के सर्वांग समता प्रमेय से निष्कर्ष 4 में हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर ये A है, B है, C है, अगर ये L है, M है, N है, और यहाँ पर AB = LM है,
अगर ए बी बराबर क्या है, यहाँ पर एल एम है और यहाँ पर बी सी बराबर एम एन है, यहाँ पर बी सी बराबर क्या है, एम एन है और यहाँ पर ए सी बराबर क्या है, एल एन है, ए सी बराबर क्या है, एल एन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सममित त्रिभुज एल एम एन। तो इसी स्टेटमेंट के बदौलत यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहा है त्रिभुज आर एस टी के बेस पे, ठीक है। आर एस टी और एक्स वाई जेड के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहीं से देखते हैं। तो त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस इक्वल टू एक्स वाई, एस टी इक्वल टू वाई जेड और टी आर इक्वल टू जेड एक्स है। जैसे यहाँ कथन 4 के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो उत्तर में आप लोगों को सत्य के बेस हो जाएगा। जानकारी के लिए संभव निष्कर्ष कथन निकालें। तो यहाँ पर त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के। दूसरा हो जाएगा, दूसरा कंटेंट ए बी इक्वल टू ए सी के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए सी हो जाएगा, 2 गुना उसका आर एस टी ए बी इक्वल टू ए बी बाई 2 इक्वल टू ए सी हो जाएगा, जो कि 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई, जब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये दिया गया है कि त्रिभुज आर एस टी के बेस पे, त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस इक्वल टू एक्स वाई और एस टी इक्वल टू वाई जेड और टी आर इक्वल टू जेड एक्स के बेस पे दिया गया है। तो त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस इक्वल टू एक्स वाई, एस टी इक्वल टू वाई जेड और टी आर इक्वल टू जेड एक्स के बेस पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ कथन 4 के आधार पर हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पर आप लोगों का सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग समता पर हमें ऐसे, ठीक है। सर्वांग समता प्रमेय से। अब दूसरा को हम लोग देखते हैं। दूसरा में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, देखिए ए बी बाई 2 इक्वल टू ए सी के माध्यम से दिया गया है, ए बी बाई 2 इक्वल टू ए सी के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं बोला हूँ कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ए बी बाई इक्वल टू हो जाएगा 2ac हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब थर्ड चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि थर्ड के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, थर्ड के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। एल इक्वल टू हमारे पास है के प्लस 5/2 है और 2m इक्वल टू है के प्लस 5 है, जहाँ के एल और एम इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है। तो थर्ड नंबर के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करके यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि थर्ड नंबर के लिए यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है। तो थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर के बेस पे हमारे पास क्या निकलता है, चूँकि दिया है, चूँकि एल इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, के प्लस 5/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2l इक्वल टू के प्लस 5 हो जाएगा, इसलिए के इक्वल टू हो जाएगा 2l माइनस 5। समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया गया है 2m इक्वल टू, चूँकि 2m इक्वल टू के प्लस 5 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2m इक्वल टू क्या दिया गया है, के प्लस 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m माइनस 5 इक्वल टू के हो जाएगी, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m माइनस 5 इक्वल टू 2l माइनस 5 ये हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये माइनस प्लस के कारण तो ये दोनों कट जाएंगे, इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, दोनों साइड से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, ठीक है। जब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर के एल और एम इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर रियल नंबर पर बिलोंग्स टू रियल नंबर के अकॉर्डिंग में हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी आप लोग इस चीज़ को इस थर्ड नंबर के इस तरीके से आंसर में लिख सकते हैं, जब एल इक्वल टू के प्लस 5/2 और 2m इक्वल टू के प्लस 5 के बेस पे दिया रहेगा। तो चौथा नंबर देखते हैं, त्रिभुज DEF में
त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है डी है, ई है और एफ है। तो यहाँ पर दिया गया है कि डी ई इज नॉट इक्वल टू ई एफ, मतलब डी ई इज नॉट इक्वल टू ई एफ इज नॉट इक्वल टू एफ डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन 2 के अनुसार से हो जाएगा। यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो वह क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये आप लोगों का चौथा नंबर का आंसर के बेस पे हो जाएगा, ये चौथा नंबर के आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों को चौथा नंबर के बेस पे हो जाएगा। जब त्रिभुज डी ई एफ में डी ई इज नॉट इक्वल टू ई एफ इज नॉट इक्वल टू एफ डी के बेस पे दिया गया है, तो ये कथन आप लोगों के 2 के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कथन 2 के अनुसार हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, यहाँ पर देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो वह त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। वह किसके अंतर्गत आता है भाई, विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। इस परिभाषा के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो चौथा नंबर में हमारे पास यही था, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई इज नॉट इक्वल टू ई एफ इज नॉट इक्वल टू एफ डी है। तो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा कथन 2 के अनुसार से। ये आप लोगों के कथन 2 के अनुसार से हो जाएगा ना, कथन 2 के अनुसार। और पाँचवा नंबर में हमारे पास दिया गया है कि पाँचवा नंबर में 141 एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो इसको कथन n इक्वल टू 2k+1 के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे उत्तर के बेस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 7 जो हो जाएगा और 2 0 जो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 270 हो जाएगा प्लस 1 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर n इक्वल टू आ गया ना 2k+1, जहाँ पर k एक पूर्णांक संख्या के बेस पे हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक संख्या के बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहीं पर देखते हैं। तो 141 एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो 270 जो हो जाएगा, 72 जो 140 होता है, प्लस 1 जुड़ेगा तो आप लोगों को एक विषम पूर्णांक संख्या के बेस पे आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये दिया गया था पहला में कि त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में आर एस इक्वल टू एक्स वाई और एस टी इक्वल टू वाई जेड और टी आर इक्वल टू जेड एक्स है। जैसे यहाँ कथन 4 के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज आर एस टी इस सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड के बेस पे सत्यता की जांच का सत्य का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज आर एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड से किसके बेस पे, सर्वांग समता प्रमेय से। सेकेंड ए बी बाई 2 के बेस पे ए सी हो जाएगा और तीसरा एल इक्वल टू के प्लस 5 बाई 2 के बेस हो जाएगा और 2m इक्वल टू के प्लस 5 के बेस हो जाएगा, जहाँ पर के एल और एम इज बिलोंग्स टू आर के बेस हो जाएगा, जहाँ पर डी ई एफ में डी ई इज बिलोंग्स टू ई एफ इज बिलोंग्स टू एफ डी हो जाएगा, जो कि विषमबाहु त्रिभुज कथन 2 के अनुसार हो जाएगा। पाँचवा 141 एक विषम पूर्णांक संख्या जो कि n इक्वल टू 2k+1 के बेस हो जाएगा। 270 प्लस k के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए इतने में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, यदि n1 और n2 दो समपूर्णांक संख्याएं हैं, यदि n1 और यहाँ पर n2 दो समपूर्णांक संख्या है तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक संख्या है, तब समपूर्णांक की परिभाषा को उपयोग करके n और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं उत्तर पहला, समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर समपूर्णांक का परिभाषा के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। तो n1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k1 हो जाएगा और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k2 हो जाएगा समपूर्णांक की परिभाषा से, क्योंकि जो दो के गुणज के रूप में रहेंगे वह समपूर्णांक कहलाते हैं। समपूर्णांक की परिभाषा से, ये उत्तर 1 का हो जाएगा। उत्तर 2 के माध्यम से देखते हैं, गुणा n1 n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। यहाँ पर गुणा n1 और n2 के बेस पे है, गुणा के यहाँ पर आप लोग n1 n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग को A1 N2 को K1 और K2 के बेस पे हम लोग को किस चीज़ को लिखना है भाई, तो इस गुणा के माध्यम से लिखते हैं। चूँकि N1 इक्वल टू 2K1 और N2 इक्वल टू 2K2, तो यहाँ पर हो जाएगा N1 N2 इक्वल टू हो जाएगा 2K1 इंटू 2K2 इक्वल टू हो जाएगा 4K1 K2 के बेस पे हो जाएगा ये। क्लियर? चूँकि यहाँ पर हम लोगों को N1 इक्वल टू 2K1 के में लिखना है, चूँकि 2 के गुणज के रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या के बेस पे N2 इक्वल टू 2K2 हो जाएगा। ये भी समपूर्णांक की परिभाषा के बेस पे हो जाएगा। उत्तर 2 के अनुसार N1 इक्वल टू 2K1 के बेस हो जाएगा, N2 इक्वल टू 2K2 के बेस हो जाएगा, जहाँ पर N1 N2 इक्वल टू हो जाएगा 2K1 इंटू 2K2 इक्वल टू 4K1 इंटू K2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास कि यदि N1 और N2 दो समपूर्णांक है तथा K1 और K2 कोई दो पूर्णांक है, तब यहाँ से समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके N1 और N2 को क्रमशः K1 और K2 के रूप में लिखिए। तो पहला का हम लोग लिख लिए, दूसरा गुणा के रूप में आप लोगों को इसको लिखना है। अब तीसरा जोड़ के रूप में आप लोगों को लिखना है। देखिए तीसरा, ये चैप्टर इजीली है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर बोल रहा है कि N1 प्लस N2 को K1 और K2 के रूप में लिखिए। तो चलिए N1 प्लस N2 को लिखते हैं। N1 का मान क्या है 2K1 प्लस N2 का मान क्या है 2K2। अब यहाँ से हम लोग 2 को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा K1 प्लस K2। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को चौथा उत्तर के रूप में लिखते हैं। क्या बोला जाए, N1 इंटू N2 को सम संख्या है या विषम संख्या, और क्यों? तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे N1 इंटू N2 के बेस पे, तो 2K1 इंटू 2K2 के बेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4 के बेस पे हो जाएगा 4K1 और K2 के बेस हो जाएगा। तो इसको 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2K1 और K2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये किसके बेस पे है 2K1 K2, यहाँ पर K के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं 2, इतने को हम लोग K के बेस पे लिख सकते हैं, मतलब ये सम संख्या के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, N1 N2, N1 की जगह में यहाँ पर क्या है 2K1 है, N2 की जगह में 2K2 है, तो 4K1 K2 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2K1 K2 इतने का वैल्यू K के बराबर होता है। पाँचवा बोला जा रहा है N1 प्लस N2 सम संख्या है अथवा विषम के बेस पे, तो पाँचवा नंबर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। N1 N2 को जोड़े थे तो यहाँ पर क्या आया था 2K1 प्लस K2 के माध्यम से आया था, तो इसी कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इक्वल टू 2K1 प्लस 2K2 के माध्यम से, तो यहाँ पर 2 निकलेगा, तो यहाँ पर K1 प्लस K2 के माध्यम से हो जाएगा इक्वल टू 2K के बेस पे हो जाएगा, सम संख्या के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे ये हो जाता है, यदि N1 और N2 दो समपूर्णांक संख्या है तथा K1 और K2 वही दो पूर्णांक है, तब समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके N1 और N2 को क्रमशः K1 और K2 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर गुणा N1 और N2 को K1 और K2 के रूप में लिखिए। अब N1 और N2 को क्रमशः K1 और K2 के रूप में लिखिए, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। फर्स्ट में आप लोगों का ये चीज़ दिया गया है N1 इक्वल टू 2K1 और दूसरा N2 इक्वल टू 2K2 समपूर्णांक की परिभाषा से दिया गया है। उत्तर 2 में N1 इक्वल टू 2K1 होता है, N2 इक्वल टू 2K2 होता है। N1 N2 किए तो 2K1 इंटू 2K2 को हम लोग सॉल्व किया तो 4K1 K2 आ गया। और थर्ड नंबर में हमारे पास दिया गया है N1 प्लस N2 को K1 और K2 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर थर्ड में N1 प्लस N2 इक्वल टू 2K1 प्लस 2K2, 2 बाहर आ गया तो K1 प्लस K2 के माध्यम से हो जाएगा। चौथा नंबर में N1 इंटू N2 के बेस पे दिए गए 2K1 प्लस 2K2 के बेस पे, तो 4K1 K2, 2K1 इंटू K2 के बेस पे आ जाएगा तो 2K आ जाएगा। क्लियर? और पाँचवा नंबर के बेस पे ये संख्या आ जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यदि यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस में आते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघाती समीकरण है जहाँ पर a b c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं, और कारण भी लिखिए, और कारण भी लिखना है। ठीक है, तो समीकरण के माध्यम से हम लोग ये चीज़ तो जानते हैं,
समीकरण होता है, फिर रैखिक समीकरण होता है, फिर वर्ग समीकरण होता है। इसी वर्ग समीकरण को द्विघातीय समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण को द्विघातीय समीकरण कहते हैं। एक और होता है त्रिघातीय समीकरण। 10 क्लास में इतने तक पढ़ते हैं हम लोग, त्रिघातीय समीकरण तक। ज़्यादातर वर्ग समीकरण ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है। मतलब एक LHS होता है, एक आप लोगों का क्या होता है? RHS होता है। तो जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है वही समीकरण कहलाती है। जहाँ पर दो कथनों के बीच में क्या होती है? समता होती है, वही क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। जहाँ पर दो कथनों के बीच में क्या होती है? समता होती है, वही क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है वही क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक बायां पक्ष होता है, एक क्या होता है? दायां पक्ष होता है। एक क्या होता है? बायां पक्ष होता है, एक क्या होता है? दायां पक्ष होता है। मतलब एक LHS होता है, एक क्या होता है? RHS होता है। एक आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आप लोगों का राइट हैंड साइड होता है। अब रैखिक समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर इसको डिटेलाइज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी? एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो। ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या समीकरण कहलाती है? रैखिक समीकरण कहलाती है। ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की घात क्या हो? एक हो। अब वर्ग समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात दो हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी हो? दो हो, वर्ग समीकरण कहलाती है। और ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात तीन हो, त्रिघातीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघातीय समीकरण कहलाता है। तो समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समीकरण जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है, दो कथनों के बीच में क्या होती है भाई? समता होती है। जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होता है, एक LHS होता है, एक आप लोगों का RHS होता है। एक आप लोगों को क्या होता है? LHS होता है, एक आप लोगों का क्या होता है? RHS होता है। तो समीकरण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि समीकरण में दो पक्ष होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी हो? एक हो। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाती है। और ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी हो? दो हो, वर्ग समीकरण कहलाती है। और ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी हो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो समीकरण जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है वहाँ पर क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो समीकरण में दो पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है, एक आप लोगों का दायां पक्ष होता है। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है? एक होती है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात दो होती है, वर्ग समीकरण कहलाती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात दो होती है, वर्ग समीकरण कहलाती है। और जिसको द्विघातीय समीकरण भी कहते हैं। और ऐसा समीकरण इसमें चूंकि द्विघातीय ज़्यादा यूज हो इसलिए द्विघातीय समीकरण बोलिए। त्रिघातीय समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात तीन हो, त्रिघातीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इतने में आप लोगों को तो समीकरण समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, यदि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ ए बी सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ए इज बिलोंग्स टू 0 है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ ए बी सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं और कारण भी लिखिए। इनमें से कौन कौन से समीकरण क्या होते हैं, द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं और इसका कारण भी लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 के बेस में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। किसके बेस पे दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 के बेस में, कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ पर ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर और ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं, इसका कारण लिखिए। तो चलिए इस कारण के बेस पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ए बी सी एक क्या है दिया गया है, ए बी सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे है। क्लियर, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जिस चर राशि की घात क्या होती है 2 होती है, अधिकतम घात, उसको हम लोग द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए पहला उत्तर के बेस पे देखते हैं। उत्तर पहला में हमारे पास दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह एक द्विघातीय समीकरण है। यह एक द्विघातीय समीकरण है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया पहला ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बेस पे दिया गया है और जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे है। ठीक है, दूसरा का देखते हैं। दूसरा का उत्तर देखते हैं भाई हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को। दूसरा दिया गया है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर दिया गया बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। यह यहाँ से देख सकते हैं यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, इसके पावर में 1 है। यह द्विघातीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी चर राशि की घात 1 है। यह हो जाएगा। तीसरा को हम लोग देखते हैं। तीसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के बेस पे। तीसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं यह एक द्विघातीय समीकरण है। देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ भी था। यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो पहला हमारे पास ये दिया गया था ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए क्योंकि ए का मान यहाँ पर 0
नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल 0। अगर 0 हो जाता तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाता। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी चार राशि की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तीसरा को देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चार राशि का अधिकतम घात 2 है। चौथा देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी यह एक द्विघातीय समीकरण है। यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चार राशि की घात चार राशि की अधिकतम घात, चार राशि की अधिकतम घात 2 है। चलिए इसका लास्ट है, 5वां नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, 5वां नंबर में दिया गया बी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया गया बी एक्स इक्वल टू 0। यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चार राशि की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर और ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं और कारण भी लिखिए। इस तरीके से दिया गया है। तो यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है जहाँ पर ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर और ए इज नॉट इक्वल टू टू 0, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघातीय समीकरण हो सकते हैं और कारण भी लिखिए। तो पहला, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यह एक द्विघातीय समीकरण जिसमें चार राशि की अधिकतम घात 2 है जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हम लोग देखते हैं बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी चार राशि की घात क्या इतनी है, 1 है। यहाँ पर 1 है, देखिए। ठीक है, एक को लिखा नहीं जाता है। तीसरा को हम लोग देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चार राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। देखिए इसकी चार राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 होती है। चौथा नंबर को देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चार राशि की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 के बेस पे लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर भी क्या है, 0 है। ठीक है, चौथा नंबर, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यह भी एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि इसमें चार राशि की अधिकतम घात 2 है। ए इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 है। पाँचवा नंबर बी एक्स इक्वल टू 0। तो बी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, यह एक द्विघातीय समीकरण है नहीं है क्योंकि इसमें चार राशि की अधिकतम घात 1 है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितने के बेस पे है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं।
नीचे परमेय संख्या क्यों की परिभाषा से, परमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, मैं परमेय संख्या के बारे में बता भी चुका हूँ। वहाँ पर परमेय संख्या के बारे में बताया हूँ ना नंबर सिस्टम में, ये सारे चीज़ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर परमेय संख्या, परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है। परमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्या कहलाती है। तो परमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोगों की परमेय संख्या कहलाती है। तो परमेय संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों की परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए क्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है पी बाई क्यू, और जहाँ पी क्यू बिलोंग्स टू आई, जहाँ पर पी और क्यू बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई। तो परमेय संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या को क्यों से क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। तो परमेय संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, परमेय संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू इज बिलोंग्स टू आई, जहाँ पर पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, पी क्यू कहाँ क्या पर बिलोंग कर रहा है आई पर, इंटीजर नंबर पर बिलोंग कर रहा है, जो कि इंटीजर नंबर को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं सॉल्व करते जाते हैं। अब यहाँ से तो इस चीज़ को जान गए होंगे कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी व क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्या को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू इज बिलोंग्स टू आई पूर्णांक संख्या, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आप लोगों की परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। ठीक, चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे कि नीचे
परमेय संख्या क्यू की परिभाषा है जहाँ पर क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेसिस पे है। परमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए, जिसको मैं पहला लिख करके बता दिया हूँ, वो आप लोगों का फर्स्ट का आंसर था वो, ठीक है। अब दूसरा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दूसरा उत्तर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। दूसरा क्या है, क्या 6/0 परमेय संख्या है? तो यहाँ पर लिखोगे 6/0 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ क्यू इक्वल टू कितना है 0, जबकि क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना था 0 होना था, ठीक है। ये आप लोगों का तो यहाँ 6/0 परमेय संख्या है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो पहला परमेय संख्या के बेस में मैं आप लोगों को बताएं कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। परमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए, तो इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्या 6/0, ये आप लोगों का 0 है ना, क्या 6/0 परमेय संख्या है? तो यहाँ पर 6/0 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यू इक्वल टू 0 है, जबकि परमेय संख्या में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बेसिस पे होता है। थर्ड नंबर के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या 81/1 परमेय संख्या है? परिभाषा के आधार पर कारण बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 81/1 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है क्योंकि यहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का पालन हुआ है, क्यू का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा के बेस में हमारे पास कि 6/0 परमेय संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यू इक्वल टू 0 है, जबकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 81/1, यहाँ पर क्यू का वैल्यू 1 है, देखिए परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का पालन हुआ है, क्यू इक्वल टू 1 के बेसिस पे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यदि b+9 के बाएं में a-5 एक परमेय व्यंजक है, यहाँ पर b+9 के बाएं में a-5 इक्वल टू मान लेते हैं p/q है, परमेय व्यंजक है, जहाँ a b इस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, तो a का कौन सा मान यहाँ मान्य है और क्यों? तो यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को करते हैं p और q के माध्यम से, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a-5 के बेस, a भी प्राकृत संख्या है, तो a-b के बेस पे हमारे पास यहाँ पर कौन सा मान यहाँ पर मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p के बेस पे a-5 हो जाएगा और q के बेस पे b+9 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करेंगे, तो ये आप लोगों का मान्य 5 और 9 के बेस पे हो जाएगा, ये चूँकि मान्य के बेस पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे रहेगा तो हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यदि p² + 7, उत्तर 5 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यदि p² + 7 के बारे में दिया गया है q² - 25 एक परमेय व्यंजक है, यहाँ भी मान लेते हैं p/q, जहाँ पर q का मान +5 और -5 क्यों नहीं हो सकता, परिभाषा के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर p² + 7 और यहाँ पर है q² - 25 इक्वल टू p/q, क्योंकि अगर ये -5 होगा, क्योंकि अगर q का मान +5 और -5 होने पर देखिए, अगर इसको +5 करेंगे तो 5 5 जो 25, 25 रेट 25 0 हो जाएगा, माइनस भी करेंगे तो प्लस भी, क्यू का मान +5 और -5 होने पर क्यू का मान
शून्य हो जाएगा, क्यों का मान शून्य हो जाएगा, जिससे संख्या में क्यों का मान भी शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे यह प्रमेय संख्या नहीं कहलाएगा, जिससे यह प्रमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसलिए परिभाषा का उपयोग करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका मान क्यों का मान +5 से -5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर +5 से -5 के बीच में ये आप लोगों के बीच में हो जाएगा तो इस कंटेंट के अनुसार से क्यों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि प्रमेय संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमेय संख्या के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो प्रमेय संख्या की परिभाषा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रमेय संख्या की परिभाषा में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो प्रमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या 6/0 प्रमेय संख्या है? 6/0 प्रमेय संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर Q का मान 0 है। क्या 81/1 प्रमेय संख्या है परिभाषा के अनुसार? वो कारण बताइए। जी हाँ, 81/1 आप लोगों को प्रमेय संख्या है। यदि b + 9 के बारे में -5 प्रमेय व्यंजक है तो ये भी बिलोंग्स टू के बेस पे है, तो यहाँ पर आंसर के बेस पे। और यहाँ पर Q का मान +5 और -5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये +5 -5 होगा तो यहाँ पर Q का मान 0 हो जाएगा, जो कि सर होता नहीं। इतने में आप लोगों को ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो इतने में आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं इसके नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सेकेंड कंटेंट में हमारे पास इसके बाद प्रमेय संख्या के बेस पे क्या क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी एक्सरसाइज के साथ फिनिश करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.2 के साथ।